दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन देखिए, चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह। तो सही उत्तर है चौरी चौरा। दोस्तों आप जान लीजिए कि चौरी चौरा घटना जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अपने इस निर्णय को उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही उत्तर है 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आप जान लीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में हुआ था। दोस्तों आप जान लीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी शामिल हुए थे, जबकि प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। तो सही उत्तर है 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था वो तीसरा सम्मेलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट या हिंदी में इसको नियामक अधिनियम कहा जाए ये पारित हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1757 में, 1765 में, 1773 या 1793। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी और ऐश्वर्यपूर्ण नीतियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी और यहीं से दोस्तों भारत में जो ब्रिटिशों द्वारा किया गया संवैधानिक विकास है इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या फिर अशोक मेहता। आपको बताना है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सही उत्तर है बी आर मेहता या बलवंत राय मेहता। दोस्तों भारत में सबसे पहले विकेंद्रीकृत प्रणाली या त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखिए ऑप्शन है आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती या फिर दोनों ए और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी। तो ऑप्शन ए और बी में शामिल नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? देखिए बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात या डिगबोई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर डिगबोई असम में।
आप जान लीजिए असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई में तेल क्षेत्र तथा नाहरकटिया में रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के ऊपर वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए 0.03 हेक्टेयर, 0.34, 0.20 या 0.08। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है और ये बहुत ही कम है, क्योंकि जो विश्व का वैश्विक स्तर पर ये जो औसत है 0.64 हेक्टेयर है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, जबकि ये उससे बहुत कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में देखिए फ्रांस, भारत, यूएसए या इटली। तो आप देखिए दोस्तों, चीन जो है वो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे पर कनाडा है। तो इस क्रम से विकल्पों में उपलब्ध जो हमारे विकल्प हैं उनमें भारत हो जाएगा विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। तो चीन के बाद एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी यानी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या गांधीनगर में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, गुड़गांव यानी गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर ये हरियाणा के गुड़गांव जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बंगलुरु। तो सही उत्तर है लेह। और आप जान लीजिए भारत में वर्षा का वितरण बहुत विषम है। ये समुद्र की निकटता और पर्वतों की स्थिति के द्वारा नियंत्रित होता है। और भारत में विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में मासिनराम है। और इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि लेह जो है मासिनराम में 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेह यानी लद्दाख में मात्र 8 सेंटीमीटर का मध्य जो है रेंज मिलता है। तो इन विकल्पों में से सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ओपन जनरल लाइसेंस ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम ये रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से और नकदी रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो 2 1 4 3 यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं। 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग। तो सही उत्तर है फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय। भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं: आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग। इसमें व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला नोडल विभाग है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी ये वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन या उपर्युक्त सभी। तो आप देख सकते हैं भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में दिए गए ये सभी विकल्प सही हैं। सभी संस्थाएं आर्थिक सुधारों में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील या जो एक्टिव धातु है वो कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु दोस्तों सोडियम है और अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न, कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण,
अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आवेशित कण। दोस्तों आप देख सकते हैं कास्मिक किरणें ये मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो या गामा रे, फोटॉन भी होते हैं। तो आप जान लीजिए कास्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आपको बताना है। ये आसान सा प्रश्न है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडान। तो सही उत्तर है ब्यूटेन गैस, ऑप्शन ए। दोस्तों सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो तरल और ज्वलनशील होती है ये प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है। लौंग जो मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज या शुष्क पुष्प कली। तो सही उत्तर है लौंग दोस्तों ये पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है। आप देखिए, लौंग मायरोटेसिया सिजिगम एरेटोमेटिकम कुल का पौधा है जो पुष्प कली के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। देखिए, अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुकूलन होने से जीवों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सहभागिता से दो पादप या जीव जंतु एक दूसरे के सूचकांकों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। डेट देखिए, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 19 नवंबर को या 3 दिसंबर को। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 10 दिसंबर को आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उपलक्ष्य में। और 19 नवंबर को दोस्तों आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल हैं इसमें किस देश ने चौथा स्थान प्राप्त किया। श्रीलंका, नेपाल, इंग्लैंड या भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, कुल 61 पदकों के साथ जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। तो भारत को कुल 61 पदक मिले थे। इसमें देखिए 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत जो है 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर या मूर्ति देवी पुरस्कार। तो आप जानते हैं खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने दोस्तों हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में म्लेच्छ के रूप में सम्मिलित हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें स्कंदगुप्त को सफलता मिली थी। अगला प्रश्न देखिए इतिहास से है। मगध जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या गिरिवज्र या फिर चंपा। तो सही उत्तर है दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिवज्र थी। आप जान लीजिए 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने की थी और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुई थी।
अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो उत्तर याद रखिएगा 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1906 को हुई थी और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना था जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता या जनक कौन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक या नव प्रातः तारा ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और आप जान लीजिए, राजा राममोहन राय ने समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। वे यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों के समर्थक थे। इसी क्रम में उन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष किस में। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और ये 1922 तक चला था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला जन आंदोलन था। ये आंदोलन 3 मांगों के लिए प्रारंभ किया गया था। एक तो खिलाफत का विवाद, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध और तीसरा स्वराज की प्राप्ति। लेकिन दोस्तों चौरी चौरा कांड से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई एक बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और ये चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण वहीं पर समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने 1867 वर्ष याद रखिएगा, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानाडे का संबंध भी इस संगठन से था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके उसे अधिक उदार और तर्कसंगत बनाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जान लीजिए 1206 से 1210 ईस्वी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद गोरी के भारत साम्राज्य का स्वामी उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था और इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने में उसके लिए सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में पी. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।